Good evening, students. Today we are going to discuss a chapter of cell biology, which is a बायोमोलिक्यूल्स. इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर में अपने किस चीज़ का डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें. मैंने आप लोगों को अभी तक जो सेल का डिटेल बताया है, उस सेल में आपको ये बताया कि ये सेल की बाउंड्री है, चाहे उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट हो, चाहे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, चाहे उसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट हो. तो ये सारी बातें अपने सेल बाउंड्रीज़ के अंदर डिस्कशन कर ली थी. फिर आप लोगों ने कहा कि इस सेल के अंदर आप लोगों को एक स्ट्रक्चर मिल गई थी जिसको आप लोगों ने न्यूक्लियस नेम दिया था. ठीक है, और ये थी सेलुलर बाउंड्रीज. यानी सेल्स की बाउंड्री थी जिसके अंदर सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन थी, इवन ग्लाइकोकैलिक्स था, और कैप्सूल पार्ट जो उनका डिस्कशन किया था आप लोगों ने. न्यूक्लियस को अलग से अपने सेपरेटली डिस्कशन कर लिया था. फिर आपने ये जो एरिया था, यानी सेल बाउंड्री के अंदर का जो जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन वगैरह मिल रहे थे, इसको आप लोगों ने नेम दिया था साइटोप्लाज्म. क्या नेम दिया था बेटा? इसको नेम दिया था साइटोप्लाज्म. और इसी साइटोप्लाज्म को आप लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. एक तो किया था साइटोसोल, या फिर हाइलोप्लाज्म, और दूसरा लिखा था ट्रोफोप्लाज्म. ये कुछ अपने बातें इस टाइप से इनिशियली आप लोगों ने डिस्कशन की थी सिर्फ साइटोप्लाज्म के. चलो, आज अपने इसमें एक टॉपिक और आता है, बार बार कई बार डिस्कशन आ जाता है इसका, कि आप लोगों से टर्म पूछ लेता है प्रोटोप्लाज्म की. प्रोटोप्लाज्म क्या है, या फिर कई बार वो टर्म ले लेता है आपको प्रोटोप्लास्ट. देखो, ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आप लोगों की हमेशा काम आएगी बेटा, लाइफ टाइम जो है वो काम आने वाली टर्मिनोलॉजी है ये. प्रोटोप्लाज्म की बात करें आप लोग सबसे पहले कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो ये कह रहा है कि फ्लूइड जो होता है ना, फ्लूइड विद ऑल the structures with all the structures of cell bounded by membranes. उन सब को मिलाते हुए, यानी ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर स्ट्रक्चर्स मिले, किससे? सेल की स्ट्रक्चर्स मिले बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स. यानी आप लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि सर ये जो प्रोटोप्लाज्म है, उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर आप लोग कौन से मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड कर सकते हैं. इसके अंदर आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्लूड कर सकते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं बेटा किसको? इसको साइटोप्लाज्म को इंक्लूड कर सकते हैं. साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी अपने को पता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स अपने को मिल रहे हैं. इसके अलावा आप लोग इसी के अंदर आपको न्यूक्लियस भी मिल रहा है. तो जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और विद फ्लूइड है, तो उसको आप क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. और जो सिंगल सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सिंगल सेल इज नॉन एज प्रोटोप्लास्ट. यानी सिंगल सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको आप क्या बोल सकते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोल सकते हैं. इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे बेटा? फ्लूइड with all the structures of cell bounded by membranes, उनको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा?
इसमें किसको इंक्लूड कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लस में साइटोप्लाज्म को, प्लस में न्यूक्लियस को, यानी सेल वॉल को हटा दें तो प्लांट सेल जो है नॉन एज प्रोटोप्लाज्म। और इसकी दूसरा पॉइंट जो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लांट सेल्स विदाउट सेल वॉल are known as प्रोटोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म जो है वो नेम दे सकते हैं। और यदि वो सिंगल सेल है तो उसको क्या बोल सकते हैं बेटा, प्रोटोप्लास्ट नेम दे सकते हैं, है ना। तो ये सबसे पहले तो अपने इस चैप्टर के अंदर बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट करने से पहले अपने ये देखना है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म में ये लिक्विड होता है जिसके अंदर बेटा सेल ऑर्गेनेलिज भी इंक्लूड है और लिक्विड भी इंक्लूड है। तो आपने एक तो साइटोसोल यानी सिर्फ लिक्विड की बात कर ली, एक जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज आ रहे हैं उनका डिस्कशन अपने कर लिया था। ये सारी बातें अपने जो है वो कंप्लीट, यहाँ तक का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज अपने जो डिस्कशन करेंगे कि एक तो ये प्रोटोप्लाज्म जो बार बार वर्ड आएगा कि प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था, प्रोटोप्लाज्म जो उसकी फिजिकल नेचर क्या है, उस प्रोटोप्लाज्म की केमिकल नेचर क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इस प्रोटोप्लाज्म का डिटेल जो है वो अपने करने वाले हैं। दूसरा, इस बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में जो अपने डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर आप लोगों ने कहीं ये लिखा था कि सेल इंक्लूजन्स आप लोगों ने इंक्लूड किए थे, जहाँ मैंने कुछ नेम लिखे थे इनिशियली सेल बायोलॉजी के अंदर कि आप कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, आप प्रोटीन की बात करेंगे, आप लिपिड की बात करेंगे। ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स थे, कुछ इस साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स थे जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का, सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के डिफरेंट पार्ट थे। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो है उनका क्या केमिकल नेचर था, कैसी केमिकल नेचर होगी, किस टाइप से बनेंगे, या यूँ मान लें कि इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से केमिकल्स अपने को मिलने वाले हैं, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी है, ये सब अपने डिस्कशन करेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर भी अपने सेल बायो का ही इंक्लूड है, क्योंकि अभी बात किसकी चल रही है बेटा, सेल बायो की तो चल रही है। प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो किसका पार्ट हुआ, ये सेल बायोलॉजी का पार्ट हुआ। तो एक बार बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लें, फिर अपने कुछ बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म की, और उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इस प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में जो जो चीज़ें अपने को मिलेगी उनका डिस्कशन करने वाले हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट इजी गोइंग ले लें। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, कंप्लीट नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ बोर्ड को। बायोमोलिक्यूल्स के नेम से हेडिंग डालें बेटा ना। देखो बेटा, इस प्रोटोप्लाज्म का कुछ हिस्ट्री जो है वो अपने डिस्कशन करेंगे। प्रोटोप्लाज्म, इस प्रोटोप्लाज्म की हिस्ट्री जो है अपने देख लेते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एक साइंटिस्ट था कोर्टी, उस कोर्टी ने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किया था। कोर्टी को याद नहीं रखना पर फिर भी चलो लिख देते हैं। कोर्टी जो साइंटिस्ट है उसने क्या हुआ, ऑब्जर्व प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था डुजार्डिन। ये डुजार्डिन जो साइंटिस्ट था, उस डुजार्डिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले जेली लाइक सब्सटेंस प्रोटोजोआ के अंदर डिस्कवर किया एंड सार्कोड नेम दिया था इसने। क्या नेम दिया था बेटा, सार्कोड नेम किसने दिया, डुजार्डिन ने। फिर एक साइंटिस्ट था पुरकिंजे, इस पुरकिंजे साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया था, प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया था, ठीक है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट था मैक्स, इंपॉर्टेंट है बेटा, मैक्स सोल्ज। इस मैक्स सोल्ज जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले बताया, टोल्ड दैट प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का फिजिकल बेस जो है वो कौन है बेटा,
प्रोटोप्लाज्म है। ये बात किसने बताई थी? मैक्सवेल ने सबसे पहले बताई थी। इसके अलावा एक साइंटिस्ट था हक्सले। इस हक्सले ने एक बुक लिखी थी, रोट ए बुक, और उस बुक का नेम था बेटा प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेस ऑफ लाइफ या बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये बुक किसने लिखी थी बेटा? हक्सले ने लिखी थी। जबकि ये बात जो है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल बेस है किसका? लाइफ का। ये बात सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट कौन सा था? मैक्सवेल जो साइंटिस्ट था वो था। बट फिजिकल बेस ऑफ लाइफ जो है, ये बात जिस बुक में लिखी गई, वो बुक जो है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, वो किसने लिखी थी? हक्सले ने लिखी थी। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने फिजिकल नेचर, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ही लाइन की है। फिजिकल नेचर जो है, फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल नेचर जो है उसके लिए सबसे पहले ये कह रहा है कि एक थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी दी गई। कुछ लोग इसको बोल रहे थे कि ये तो लिक्विड है, कुछ ये बोल रहे थे कि ये सेमी सॉलिड लिक्विड है, कुछ इसको कोलोइडल नेचर का बता रहे थे। अलग अलग थ्योरी दी गई, बट इनमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है वो आपकी कोलोइडल थ्योरी है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोलोइडल थ्योरी जो है वो देखी। और ये कोलोइडल थ्योरी जो है वो फिशर साइंटिस्ट था और हार्डी जो था, हार्डी विल्सन जो थे, उन्होंने दी थी। फिशर, गिवन बाय फिशर, हार्डी एंड विल्सन। इन साइंटिस्ट ने ये जो थ्योरी है आपके फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है वो थ्योरी देने वाले कौन थे बेटा? ये आते हैं आपके फिशर, हार्डी एंड विल्सन। इसके लिए कह रहा है कि ये थ्योरी जो है कोलोइडल थ्योरी है, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। कैसी है बेटा? मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। दूसरा, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है प्रोटोप्लाज्म जो है वो पॉलीफेजिक कोलोइडल सिस्टम है। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रोटोप्लाज्म is a polyphagical colloidal सिस्टम है। पॉलीफेजिक कोलोइडल सिस्टम है बेटा कौन? ये आपके कोलोइडल थ्योरी कह रही है किसको? प्रोटोप्लाज्म को। और मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। देखो बात आ रही है पॉलीफेजिक, यानी इसमें आप लोगों को मोर देन वन फेज मिलेगी। कोई सस्पेंडेड फेज मिलेगी, कोई सस्पेंशन फेज मिलेगी। तो और किस फॉर्म में? कोलोइड की नेचर के अंदर अपने को मिलने वाला है। इसलिए इसको पॉलीफेजिक कोलोइडल थ्योरी जो है या कोलोइडल सिस्टम जो है वो माना गया किसको? प्रोटोप्लाज्म को। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद अपने बात करेंगे इसके आगे की प्रॉपर्टीज। बेटा इस फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें इस प्रोटोप्लाज्म की, तो सबसे पहले ये कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म जो है एक ट्रांसल्यूसेंट, ऑर्डरलेस एंड पॉलीफेजिक फ्लूइड है। ये बात अभी अपनी हो चुकी थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म इज ए क्रिस्टेलो कोलोइड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसके अंदर कोलोइडल नेचर तो है ही है, क्रिस्टलियल नेचर भी अपने को, क्रिस्टलाइन नेचर भी अपने को मिल रही है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इसी में ये कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म ए मिक्सचर ऑफ सच केमिकल सब्सटेंस अमंग विच सम फॉर्म क्रिस्टेलोइड, यानी कुछ तो फॉर्म कैसी है बेटा? क्रिस्टल की फॉर्म में है। ट्रू सॉल्यूशन जैसे शुगर, सॉल्ट, एसिड, बेस ये मिलेंगे। एंड अदर विच फॉर्म
कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कुछ तो क्या करेगी, क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टल नेचर बनाएगी, यानी क्रिस्टल्स बनाएगी, और दूसरा क्या बनाएगी बेटा, कोलोइडल नेचर बनाएगी। जैसे प्रोटीन और लिपिड जो है वो कोलोइड की फॉर्मेशन करते हैं। कोलोइड और क्रिस्टल में कुछ डिफरेंस नहीं है बेटा, क्रिस्टल जो होगा वो आपको क्लियर दिख जाएगा, मतलब टोटली डिजोल्व हो जाएगा, जबकि कोलोइडल जो नेचर है वो धुंधलापन लाएगी उसके अंदर, है ना। फिर ये कह रहा है कि साइज ऑफ कोलोइड, यानी जो कोलोइडल है उनका पार्टिकल का साइज कितना रहेगा बेटा, 0.0012 to 0.1 म्यू एम साइज जो है वो अपने को मिलेगा। इज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। आगे कह रहा है कि कोलोइडल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ टू फेज, यानी जो भी कोलोइड होता है, कोलोइड का मतलब है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपने थोड़े से पानी के अंदर मिल्क को मिला दिया, तो अब वो क्या होगा, वाइट पानी सा लगेगा आप लोगों को। क्या आप उस मिल्क वाली गिलास में, जिसके अंदर थोड़ा सा मिल्क और फुल गिलास वाटर था, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी दिख रही है क्या आपको? क्या आप उसके आर पार देख सकते हैं? आई थिंक आप लोगों का आंसर आएगा कि सर हम नहीं देख सकते। तो ये जो सॉल्यूशन बनता है मिल्क का प्लस में आप लोगों के वाटर का, ये सॉल्यूशन कैसा है बेटा, ये आपके कोलोइडल नेचर का है। तो ये कह रहा है कि जो भी कोलोइडल सिस्टम बनता है, कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है, उसके अंदर कम से कम 2 फेज आती है, 2 फेज आती है। 2 फेज में ये कह रहा है कोलोइडल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 2 स्टेजेस। फर्स्ट तो कह रहा है कि डिस्पर्शन फेज और कॉन्टिन्यूस फॉर्म, और इसी को बोलते हैं इंटरमिसेलस, एंड दूसरी फॉर्म है वो है डिस्पर्स्ड फेज और डिसकंटिन्यूस और मिसेलस। तो देखो इंटरमिसेलस, और इसको मिसेलस बोल दिया, इसको कॉन्टिन्यूस बोल दिया, इसको डिसकंटिन्यूस बोल दिया। एक इसने लिख दी डिस्पर्शन फेज और एक है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्शन और डिस्पर्स्ड, देखो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन एंड डिस्पर्स्ड फेज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलोइड, यानी इसके बेस पे क्या कर दिया बेटा, इसने 4 टाइप के कोलोइड बता दिए। डिस्पर्शन का मतलब है कि जो घोलने वाली फेज है, और डिस्पर्स्ड का मतलब होता है जो घुल जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पानी के अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा मिल्क डाल दिया, मिल्क यहाँ घोल बना रहा है, तो वो डिस्पर्स्ड फेज है, और उसको घोलने वाला कौन है, वाटर है, वो क्या हो जाएगी, डिस्पर्शन फेज हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि सोल कंडीशन आती है, एक सोल डिस्पर्शन फेज इज लिक्विड। सोल के अंदर डिस्पर्शन फेज कैसी होती है बेटा, लिक्विड होती है, एंड डिस्पर्स्ड फेज जो है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है। इन सोल स्टेज प्रोटोप्लाज्म इज लेस विस्कस, यानी ऐसे सिचुएशन में क्योंकि लिक्विड ज़्यादा है, ये फेज कम है, इस वजह से प्रोटोप्लाज्म में लेस विस्कस, यानी गाढ़ा कम होता है। विस्कस का मतलब होता है विस्कोसिटी या गाढ़ापन जो है। प्रोटोप्लाज्म इन सोल स्टेज अकर्स इन मेजोरिटी ऑफ लिविंग सेल्स, यानी इस फेज के अंदर प्रोटोप्लाज्म मोस्ट ऑफ प्लांट एनिमल्स के अंदर, मोस्ट ऑफ लिविंग सेल्स के अंदर आप लोगों को प्रोटोप्लाज्म जो मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा बेटा, सोल फेज में मिलेगा, मतलब एक टाइप से लिक्विड फॉर्म में ही जनरली मिल रहा है। दूसरी कंडीशन ये बता रहा है अपने को जेल की। जेल में कह रहा है कि डिस्पर्शन फेज इज सॉलिड, यानी ये जो ज़्यादा वाली फेज होती है वो कैसी होती है बेटा, सॉलिड होती है, एंड डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड। प्रोटोप्लाज्म इज मोर विस्कस, यानी इसके अंदर गाढ़ा रहेगा, जैसे स्किन सेल के अंदर आपको ये कंडीशन मिलने वाली है। फिर तीसरी कंडीशन बता रहा है बेटा ये इमल्शन की, कौन सी बता रहा है, इमल्शन। थर्ड कंडीशन दे रहा है अपने को इमल्शन की। इमल्शन में ये कह रहा है कि बोथ स्टेज आर लिक्विड, यानी इमल्शन के अंदर डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्स्ड फेज भी कैसी है आपके, लिक्विड है, और डिस्पर्शन फेज भी कैसी है, लिक्विड है। एग्जाम्पल दे रहा है फ्लूइड कोलोइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मैट्रिक्स, जैसे ब्लड प्लाज्मा कंपोज्ड ऑफ बोथ सोल एंड इमल्शन, यानी ब्लड प्लाज्मा जो है उसको सोल का भी एग्जाम्पल है और इमल्शन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है एरोसोल, सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन गैस, गैस के अंदर क्या आ जाए बेटा, सॉलिड पार्टिकल आ जाए, जैसे स्मोक। एरोसोल डज नॉट अकर्स इन लिविंग सिस्टम, और ये एरोसोल है वो लिविंग सिस्टम के अंदर अपने को नहीं मिलता। याद रखना है कि मोस्ट ऑफ लिविंग सेल जो है उनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो सोल कंडीशन के अंदर ही मिलता है, कुछ के अंदर जेल में मिल सकता है, जैसे इसने एग्जांपल लिख दिया कि स्किन सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो किस फॉर्म में मिल सकता है बेटा, जेल फॉर्म में। और थर्ड कंडीशन इसने दे दी इमल्शन, और इमल्शन में कह रहा है कि बोथ स्टेज जो होती है वो कैसी होगी बेटा, लिक्विड होगी, और ये कंडीशन किसी भी लिविंग सेल के अंदर अपने को
नहीं मिलती। तो ये जनरली इमल्सन मिल रहा है अपने को। ब्लड का जो प्लाज्मा कंपोज्ड ऑफ बोथ सोल एंड इमल्सन दोनों को ही फॉलो करता है, जबकि एरोसोल कंडीशन जो है वो लिविंग सेल्स के अंदर अपने को जनरली नहीं मिलती। सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर जो है सॉलिड पार्टिकल रिमेन्स होते हैं, किसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं बेटा, एयर के अंदर, तो उनको बोलते हैं जो स्मॉग है, एरोसोल है, या आप लोगों को लिविंग सिस्टम में नहीं मिल रहा। ठीक है, तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लें। प्रोटोप्लाज्म की कुछ प्रॉपर्टीज है, इनमें से कोलोइडल थ्योरी में सोल एंड जेल थ्योरी जो मोस्ट एक्सेप्टेबल आपके क्या बोलते हैं, कोलोइडल थ्योरी जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थी, उस कोलोइडल नेचर के बेस पे ही इसने क्या कर दिया कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर दो फेजेस बता दी, एक डिस्पर्शन फेज और एक डिस्पर्स्ड फेज बता दी, जिसके अकॉर्डिंग इसने 4 टाइप के सॉल्यूशन बनाए, सोल, जेल, इमल्सन एंड एरोसोल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। देखो फिर बेटा ये लिख रहा है अपने, ये कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म मेनली कंपोज्ड ऑफ आइदर सोल और जेल, यानी प्रोटोप्लाज्म मेनली या तो सोल कंडीशन में मिल रहा था या फिर किस कंडीशन में मिल सकता है, जेल कंडीशन में मिल सकता है। आगे लिख रहा है सोल स्टेज प्रोवाइड्स साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मीनिंग होता है जैसे ये आपके पास कोई सेल है, इस सेल के अंदर इस टाइप की जो मूवमेंट होती रहती है, साइक्लिक मूवमेंट होती रहती है प्रोटोप्लाज्म की, इनको बोलते हैं साइक्लोसिस। ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन का मतलब वही जिगजैग टाइप ऑफ मूवमेंट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि विंडो से धूप आ रही है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल आप लोगों को ऐसे हिलते डुलते दिखते हैं। एंड हाई रिएक्टिविटी टू प्रोटोप्लाज्म, और ख़ास बात है कि इसके अंदर हाईली रिएक्टिव कंडीशन में होता है। आगे जेलेशन के अंदर, जेल में बता रहा है कि जेलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रोवाइड इलास्टिसिटी, यानी जेल कंडीशन जो होगा उसके अंदर इलास्टिसिटी आएगी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आएगी, रिजिडिटी आएगी और विस्कोसिटी, यानी थोड़ा सा गाढ़ापन जो है वो लेके आएगा जेल कंडीशन जो है प्रोटोप्लाज्म की वो। आगे तीसरा ये बता रहा है कि कोलोइडल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड ड्यू टू चार्ज दीज रिमेन्स इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन। और सीधी सी बात है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि विंडो से धूप आ रही होगी ऐसे, तो इसके अंदर यहाँ जो पार्टिकल है वो इस टाइप से जिगजैग मोशन जो शो करेंगे, ये जिगजैग मोशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये पार्टिकल कैसे हैं बेटा, चार्ज पार्टिकल है, और इन्हीं चार्जिंग की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर रैंडम मोशन जो है, मूवमेंट जो है वो होती रहती है, कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, और उसी को इसने क्या बोला है बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट बोला है। आगे लिख रहा है इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच कॉज चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और ये कंडीशन क्या करती है, प्रोटोप्लाज्म की कंडीशन को चेंज कर देती है। दिस चेंज ब्रिंग्स एंडोसेलुलर मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड साइक्लोसिस, और इन्हीं की वजह से जो प्रोटोप्लाज्म है वो इस टाइप की मूवमेंट शो कर देता है, जिसको बोलते हैं साइक्लोसिस मूवमेंट। आगे लिख रहा है ब्राउनियन मूवमेंट एंड साइक्लोसिस आर मोर सिग्निफिकेंट इन सोल स्टेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दोनों किसके अंदर बेटा, सोल स्टेज के अंदर, जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी उसके लिए मोर इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है बीइंग ए लिक्विड मिक्सचर द प्रोटोप्लाज्म हैज ए सरफेस टेंशन सोल्यूट, जैसे प्रोटीन एंड लिपिड भी इसके अंदर मिलने वाले हैं, हैविंग लेस सरफेस टेंशन फ्रॉम ए डेलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ एट सरफेस, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटरफेस मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसी मेम्ब्रेन को ये क्या नेम दे रहा है बेटा, इंटरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेम दे रहा है। आगे लिख रहा है इंटरफेस मेम्ब्रेन हैज़ पावर टू रैपिड रीजनरेशन, और इसी मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, पावर होती है रीजनरेशन की, मतलब वो अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद बेटा बात कर रहा है बीइंग कोलोइड प्रोटोप्लाज्म एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, जो मैं अभी आपको विंडो वाला बता रहा था, स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। आगे लिखा है सोल एंड जेल स्टेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म आर इंटरकन्वर्टेबल, सो द प्रोटोप्लाज्म इज ए रिवर्सिबल कोलोइडल सिस्टम, नॉन लिविंग कोलोइड्स आर इरिवर्सिबल, और नॉन लिविंग कोई कोलोइड होता है वो इरिवर्सिबल होता है, जबकि ये सोल और जेल में कन्वर्ट होता रहता है, इसलिए इसको रिवर्सिबल कोलोइडल नेचर वाला बोला जाता है। एजिंग में लिख रहा है कि विद एज चार्ज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल जो है वो डिमिसिस हो जाता है, डाउन हो जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट स्टॉप, सो अल्टीमेटली इट बिकम्स नॉन रिएक्टिव, डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो जाती है। विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म कितनी बता रहा है बेटा, 2 to 20 सेंटीपोज में इसको मेजर करते हैं। पीएच जो कितनी बता रहा है, 6 to 8 बता रहा है बेटा, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.4 है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग है कि इसके अंदर जो मटेरियल है उसको 1.4 टाइम ये इंक्रीमेंट जो है वो शो करके दिखा देगा अपने को। फिर ये कह रहा है कि इस प्रोटोप्लाज्म की ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। अपने को बेटा एक ही पॉइंट याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में सोल एंड जेल थ्योरी दी गई थी, और सोल जेल थ्योरी के अंदर दो फेजेस अपने को याद रखनी है, एक तो थी डिस्पर्शन फेज और एक थी डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्शन का मतलब घोलने वाली फेज और डिस्पर्स्ड का मतलब घुलने वाली फेज जो है उसको डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म में ये कुछ बातें जो है वो अपने को बता रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म में लिविंग सब्सटेंस सो इट पोसेस बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि लिविंग है इसलिए उसमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जनरली क्या हो गया, आप बोलोगे सर इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट होती है, और इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो क्या होगी, प्रोटोप्लाज्म हैज मोशन ड्यू टू द साइक्लोसिस, अमीबोइडल मूवमेंट या ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से क्या होगी, इस मोशन शो करेगा। दीज मूवमेंट डिपेंड ऑन एज ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ वाटर, जेनेटिक फैक्टर एंड चैनल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यानी किस किस पे डिपेंड करेगी ये मूवमेंट, एक तो मूवमेंट डिपेंड करेगी कि इस सेल की एज क्या है, दूसरा उस सेल के अंदर वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा मीन्स वहाँ सोल कंडीशन होगी तो मूवमेंट ज़्यादा होगी। जेनेटिक फैक्टर यानी उस सेल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ है, कितने अमाउंट के अंदर उसके अंदर ये वाटर कंटेंट है, वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। और केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी उसका केमिकल नेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। आगे लिखा है प्रोटोप्लाज्म एग्जिबिट्स इरेटिबिलिटी व्हेन प्रोवाइड स्टिमुलाई, यानी जैसे ही आप लोग किसी सेल को स्टिमुलस देते हैं, एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस प्रोवाइड कराते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो इरेटिबिलिटी कोज करता है, यानी उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करता है। आगे लिखा है सेंसिटिविटी of protoplasm to external stimuli is called irritability. Transmission of stimuli from one place to another place is called as conductivity, यानी वो stimulus one cell to another cell, जैसे आपकी नर्व सेल है, नर्व सेल जैसे आप लोगों ने आपके हैंड के ऊपर पिन टच की तो वो पिन का सिंबल आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है, वो तो होगी कंडक्टिविटी। और जैसे आपने पिन टच किया आपके हैंड की सेल जो है कॉन्टैक्ट हो गया, आपका हैंड जो उस पिन से साइड में हो गया, तो वो कंडीशन किसको शो कर रही है बेटा, वो इरेटिबिलिटी को शो करती है। आगे लिखा है बिसाइड्स इरेटिबिलिटी कंडक्टिविटी ऑल्सो अकर्स इन प्रोटोप्लाज्म सो मैनी ऑफ मैनी सेल्स, फॉर एग्जांपल जैसे नर्व सेल और मसल सेल का इसने एग्जांपल ऑलरेडी अपने को दे दिया। आगे लिख रहा है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रोटोप्लाज्म, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस आर कॉल्ड एनाबॉलिक, यानी इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग टाइप की रिएक्शंस चलती रहती है, जिनमें से कुछ केमिकल रिएक्शन जो फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है उनको तो बोलते हैं एनाबॉलिक, और जो डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है या ब्रेक डाउन से रिलेटेड होती है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को बोलते हैं बेटा कैटाबॉलिक रिएक्शन, और दोनों को कोलेक्टिवली बोलते हैं आप मेटाबॉलिज्म। यानी मैं यहाँ नेम सीधा लिख देता हूँ कि मेटाबॉलिज्म जो है वो अपने को टू टाइप रिएक्शन शो कर रहा है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन वाली, एनाबॉलिज्म का सिंथेसिस वाली, दोनों को कलेक्टिवली क्या नाम दे रहे हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म। आगे लिखा है प्रोटोप्लाज्म हैज़ द कैपेसिटी टू टेक एक्सटर्नल मटेरियल एंड रीसिंथेसाइज देम इन न्यू फॉर्म्स, यानी ये कह रहा है कि बाहर से कोई नया एक्सटर्नल मटेरियल ले सकता है और उसको रीफॉर्म कर सकता है, नई चीज़ न्यूली सिंथेसाइज मटेरियल है, न्यू सिंथेसिस भी कर सकता है उस मटेरियल से। एक बार बेटा आप स्क्रीनशॉट लें इसका, उसके बाद अपने आगे चलेंगे। देखो बेटा इस प्रोटोप्लाज्म की थर्ड आती है केमिकल प्रॉपर्टी। पहले आपने फिजिकल की, फिर बायोलॉजिकल की, अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 34 एलिमेंट जो है आप लोगों को इसके अंदर मिलते हैं प्रोटोप्लाज्म में, और 13 एलिमेंट जो है वो मेन और यूनिवर्सल है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन और फेरस। इसके अलावा इसमें से ये कह रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म द 96%, यानी ये जो 4 एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये अप्रोक्स 96% पार्ट जो है वो कवर कर लेते हैं। ऑक्सीजन जो है प्रोटोप्लाज्म के अंदर कितनी होती है बेटा, 62% है। कार्बन कितना होता है, 20% है। हाइड्रोजन कितना है बेटा, 10% है। और नाइट्रोजन कितना है, अप्रोक्स 3% है। रिमेनिंग कंपाउंड जो है वो अलग अलग अमाउंट में दे रखे बेटा, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें बेटा ना, कि कौन सा एलिमेंट कितनी अमाउंट में है।
बेटा इसके बाद ये कह रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको कौन कौन से कंपाउंड मिलते हैं। तो इन कंपाउंड की बात कर लेते हैं। वो एलिमेंट की बात कर रहा था, अभी कंपाउंड की बात करें तो वाटर जो है वो 70 to 90% मिलता है। इसके अलावा सॉल्ट, एसिड, बेस, गैसेस जो है वो 1 to 3% मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटीन मिलती है सबसे ज़्यादा 7 to 14%। फिर लिपिड मिलते हैं 1 to 3%, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं 1 to 2%, और न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स जो है वो अदर जो है वो कितने मिलते हैं बेटा 1 to 3% मिलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में ये कह रहा है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, यानी लिविंग टिश्यू के अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो मिलते हैं उन सबको बेटा क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स को आप किस टाइप से आइडेंटिफाई करते हैं, किस टाइप से इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और कौन से बायोमोलिक्यूल है, ये अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थ्योरेटिकल पोर्शन है इसलिए इसको बार बार याद करें बेटा, अपनी कॉपी में लिखें। अभी तक आप लोगों ने मेरे को नोट्स की PDF नहीं भेजी, कुछ बच्चों को छोड़कर 1 और 2 स्टूडेंट ने ही मेरे को भेजी है। तो जल्दी से जल्दी मेरे को PDF भेजें बेटा, ये आपके लिए ही बोल रहे हैं हम, है ना।